अमेरिका का यही है कि जहाँ जहाँ पे दौलत है, जहाँ जहाँ पे कोई इकोनॉमिक अट्रैक्शन है, उससे कब्जा कर लो। दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रेड रूट है। उन्होंने ट्रेड रूट की हिफाजत करने के लिए उन्होंने इसराइल बनाया, कहाँ कहाँ से जूस को लाके बात किया। दूसरा यह जहाँ जहाँ पे मिनरल्स हैं, जहाँ जहाँ पे ऑयल है, वहाँ वहाँ पे उनकी नज़र है। साउथ अफ्रीका में डायमंड की कानें थी, गोल्ड की कानें थी, उस पर अमेरिका की राल टपक रही है। उन्होंने बाकी सबको छोड़ दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ा। अब क्या लेने आए थे इराक में? ऑयल लूटने आए थे। ट्रंप ने धमकी लगाई है कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। डेमोक्रेट की जस्टिस आ रही, वो कहते हैं हम फाइट करेंगे, हम अपना दिफा करेंगे अपने मुल्क का। ऐसे तो अमेरिका की अपनी इकानमी का मसला है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं से लूटमार करनी। ट्रंप की जो ताकत है, पावर है उसकी, वो इस इलेक्शन 2026 का इलेक्शन जो है ना, बाकी 15 सीटों का, उसके बाद बहुत कमज़ोर हो जाए। यूरोप अमेरिका के कॉमन इंटरेस्ट हैं, उन्होंने मिल के इसराइल बनाया, मिल के ये सी ट्रेड रूट क्लियर किया, उन्होंने मिल के सोमालीलैंड बनाया। ग्रीनलैंड के पीछे इस वक्त यूरोप खड़ा है। ट्रंप यूरोप के साथ इतना बड़ा पंगा नहीं ले सकता। डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। पनामा कैनाल जो है ना, सुएज कैनाल से ज्यादा अहम है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा वंडर ऑफ वर्ल्ड पनामा कैनाल है। इतना बड़ा वंडर है कि अब दो समुद्र है दोनों तरफ पे। एक तरफ उनका पैसिफिक ओशियन है, एक तरफ अटलांटिक ओशियन है। ये तो इतना जबरदस्त है, इतना वंडर है कि हैरान हो जाता बंदा, कैसे उन्होंने बना लिया सारा कुछ। ट्रंप तड़ियाँ लगा चुके हैं, हम पनामा कैनाल को कब्जा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंडरस्टैंडिंग करंट वर्ल्ड एपिसोड नंबर 6 अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं वो जवाद यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अवान साहब। आज हम बड़े एक इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं और वो इशू है ग्रीनलैंड का इशू, जिसमें हम देख रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या है ऐसा ग्रीनलैंड में कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजरें ग्रीनलैंड पर जमी हुई है। यूरोप कह रहा है ग्रीनलैंड को हम जुदा नहीं होने देंगे, अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है, चाइना और रूस भी वहां पर जो है इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या माजरा है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड की इम्पोर्टेंस उसकी इकोनॉमिक अट्रैक्शन की वजह से है। जो वहाँ पे इकोनॉमी की अट्रैक्शन है, कचस है, वो उन चीज़ों का, वहाँ फिशरीज है जो उनका पुराना है, बड़ी अट्रैक्टिव है। वहाँ पे उनका टूरिज्म है, जो लोग आते हैं एडवेंचर करने आते हैं लोग, इस किस्म का। फिर यह है कि ग्रीनलैंड में अब यह है ऑयल है, गैस है, कीमती मिनरल्स हैं, और जो बहुत ही यूनिक किस्म के मिनरल्स हैं और बड़े कीमती किस्म के, उस पर अमेरिका की राल टपक रही है। इट्स नॉट ओनली ग्रीनलैंड, अमेरिका जहाँ जहाँ पे भी कोई मालदार मुल्क है और वो खुद कमज़ोर है, अपना दफा नहीं कर सकता, वहाँ उनको कब्जा करना, उन पर तड़ियाँ लगाना। अब तो कहाँ अमेरिका और कहाँ ये सारे रेड सी और जो हम करते आए हैं जो पीछे, उधर जाके पंगे लेना हर चीज़ को। सारे मुसलमान मुल्कों को उन्होंने एक एक करके तोड़ मरोड़ के तो कमज़ोर कर दिया। तो ये उनका है कि सारी इकानमी उनके लिए सब कुछ है। इकानमी जो ना उसको कब्जा करना है, जहाँ पे कोई चीज़ें इस किस्म की हैं। इससे बहुत पहले मुझे याद पड़ता है कि जब अफ्रीका के मुतअद्दिद ममालिक आज़ाद हो गए थे, साउथ अफ्रीका में डायमंड की कानें थी, गोल्ड की कानें थी, उन्होंने बाकी सबको छोड़ दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो हम पे वो बड़ी कीमती चीज़ें थी। बाकियों को तो उनके चलो कोई नहीं, डेजर्ट ही है ना, जो कैटल ग्रेजर सारे, तो उनको छोड़ दिया। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड जो है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ग्रीनलैंड को हम इससे पहले देखते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है। ग्रीनलैंड जो है वो एक ऐसा जजीरा है, बहुत बड़ा लैंड है, बड़ा पीस ऑफ लैंड है, कि जिसका समझें कि उसका जो रकबा है, वो पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें तो 2.5 गुना ज़्यादा है वो पाकिस्तान से। और बर्फ ही बर्फ है वहां पर। बर्फ़ ही बर्फ़ है, और उस बर्फ़ में से सिर्फ 20% एरिया एक ऐसा है जो लिवेबल है, बाकी अभी भी बर्फ़ है। आहिस्ता आहिस्ता से बर्फ़ कुछ क्लियर हो रही है, लेकिन वो 20% में ये आबादी है सारा कुछ। फिर उसकी आबादी आप देखें, उसकी आबादी सिर्फ 57,000 है, 56,000 टू 57,000। तो कोई मईशत भी इस तरीके से हम अगर समझने की कोशिश करें, 57,000 लोग हैं, हाँ जी। मईशत इतनी कैसे मजबूत होगी वहाँ की? और ट्रम्प कह रहे हैं कि वहाँ पर मिनरल्स हैं, वहाँ पर गैस रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स है, या फिर वो वहाँ पर कोई और मकसद के तहत कब्जा हासिल करना चाहते हैं? वो यही तो चीज़ें लेने जा रहे हैं। अब क्या लेने आए थे इराक में? ऑयल लूटने आए थे। क्या लेने आए हैं मुस्लिम जगहों पे, अरब कंट्रीज में सारा ऑयल का ही है ना मसला, और वहाँ पे ऑयल बेशुमार है। अब ये है कि वो इस तरह से कर रहे हैं। दूसरा ये ग्रीनलैंड जो है, वो इस वक्त डेनमार्क को कंट्रोल करता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरहदें आपस में नहीं मिलती।
लेकिन वो ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर आता है। अंदर आता है। देखो बीच में बहुत बड़ा गैप है, गैप है, समुंदर है काफ़ी जगह। तो एक तरफ वो आर्कटिक ओशियन है और एक तरफ ग्रीनलैंड के जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। अच्छा, ट्रम्प तो कह रहे हैं कि वो मैं नहीं मानता कि ये डेनमार्क के अब अंडर आते हैं। अब ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आज से पहले उन नहीं कहा उन्होंने, वो कहते हैं कि हम जाएंगे और इसको ज़बरदस्ती हासिल कर लेंगे। लेकिन वो तो डेनमार्क की भी बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है। डेनमार्क की जस्टिस आ रही है, वो कहते हैं हम फाइट करेंगे, हम अपना दिफा करेंगे अपने मुल्क का। उस पर यह है। दूसरा यह है कि इस वक्त खुद ही इनके बनाए हुए असूल है डेमोक्रेसी के, हर जगह डेमोक्रेसी चाहिए। अमेरिका के अमेरिका के, यूरोप के, सब के, यूरोप के ज़्यादातर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है यूरोप में सब कुछ, लेकिन डेमोक्रेसी की बड़ी वैरायटी है। क्वालिटी और डेमोक्रेसी के वाले से कई मुल्कों की उन्होंने ग्रेडिंग की हुई है, रैंकिंग भी जिसको कहते हैं। उसमें क्वालिटी और डेमोक्रेसी में डेनमार्क इज नंबर 1। डेनमार्क की जो रेटिंग है डेमोक्रेसी की, वो है 96.5%। मतलब एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी वो मुल्क है, दुनिया के अंदर टॉप पे जबरदस्त जमहूरी मुल्क है। पूरे लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। हाँ जी, कभी वहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा, कहीं वहाँ डेमोक्रेसी का ब्रेक नहीं आया, कंटिन्यूएशन है। और लोगों को सारे हकूक़ हैं, उनकी बात सुनी जाती है। जो उनकी जस्टिस का निज़ाम है वो भी बड़ा परफेक्ट है, लोग उससे सेटिस्फाइड है। आप उससे इस तरह कंपेयर करें कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जो परसेंटेज है, उस फार्मूले के तहत जो दुनिया में सारी पब्लिश्ड है सारी चीज़ें, वो 37.5% और उनका है 96.5%। कितना फ़र्क है। तो उसमें जो है इंडिया हमारे साथ, उनका 56.4% है। लेकिन दोनों पाकिस्तान इंडिया एक ही कैटेगरी में है, वो कहते हैं उसको हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड डेमोक्रेसी, कि जिसमें डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे जो जो है ना वो एंटी डेमोक्रेसी, जो मिनॉरिटीज़ के राइट्स नहीं हैं, या किसी जगह पे डेमोक्रेसी की कंटिन्यूएशन नहीं है। तो डेनमार्क इन सारी चीज़ों में नंबर 1 है। अच्छा, तो डेनमार्क जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर इतना एक जमहूरी मुल्क है, एक मजबूत जमहूरी मुल्क है, तो फिर डेनमार्क की आवाम तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी इस इंटरफेरेंस को। वो कभी नहीं करेगी, वो रेजिस्ट करेंगे। दूसरा जो यूरोप की ड्यूटी बन जानी है उसको बंद करना। हाँ, पूरे डेनमार्क जो है ना, डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। नेटो का भी। हाँ, नेटो उनका पार्ट है सारा, यूरोपीय यूनियन का सारा। और ग्रीनलैंड जो है, उसको वो जोग्राफिकली तो वो इसका हिस्सा है यूरोप का, जोग्राफिकली। लेकिन वो ग्रीनलैंड के लोग कहते हैं कि हम ना यूरोप में हैं तो ना हम नॉर्थ अमेरिका में हैं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ये हमारा ग्रीनलैंड है, तो हम ही इसमें करेंगे, हम किसी को नहीं आने देंगे। तो वो उस लिहाज से डेनमार्क से कुछ जुदा भी है, लेकिन जो है हिस्टोरिकली वो डेनमार्क के अंदर है और डेनमार्क उनको पूरा रिस्पेक्ट देता है। अब ये मसला ये है कि एक तो ये सारा कुछ हो रहा है, ट्रम्प जब से आए हैं, इन्होंने पहले भी इस तरह की चीज़ें की थी। अमेरिका का यही है कि जहाँ जहाँ पे दौलत है, जहाँ जहाँ पे कोई इकोनॉमिक अट्रैक्शन है, उस पर कब्जा कर लो। और नाम देते हैं उसको जंग का, कहते हैं मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। हाँ, वो शुरू किसने करवाई थी? मेरा ये सवाल भी है। वो 8 जंगें जो कहते हैं शुरू किसने करवाई थी? खुद बहुत तो नहीं हो गई थी शुरू। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें उनके प्लान का हिस्सा है। फिर आप देखें कि इस वक्त ट्रम्प जो है अपने मुल्क में बदनाम हो रहे हैं। पिछले दिनों एक सर्वे हुआ है अमेरिका में, 73% लोग ट्रम्प के खिलाफ हैं और 8% सिर्फ उसके हक में है। ये जो ग्रीनलैंड और वो जो वेनेजुएला में जो कर रहा है, उसमें सिर्फ 8% उनके हक में हैं। और 73 और 8 81%, बाकी 19 जो न्यूट्रल थे। ये उनका डेटा सर्वे है। अभी आप देखें पिछला जो उनका इलेक्शन हुआ जिसमें ट्रम्प जीते हैं, उसमें भी बहुत सारा मशकूक था उनका जीतना, लेकिन वो जीत गए। डेमोक्रेसी है, सिस्टम है, सारा कुछ है। उनकी 11 स्टेट्स थी अमेरिका की, जो जो फ्लोटिंग स्टेट थे वो कहते हैं, जिनके बारे में पता नहीं कौन जीतेगा। एग्जैक्टली। हाँ जी। बाकी जो उन 11 को निकाल दें तो डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट जो थी ना, वो उनसे आगे थी ट्रम्प से। बहुत लोग तो दिए कर रहे थे उन दिनों में। इन 11 में से अगर वो 4 स्टेट भी जीत जाएं तो वो इजीली ट्रम्प हर जगह वो जीत जाएंगे। लेकिन चूंकि एक हर जगह पे एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, अमेरिका की भी एस्टेब्लिशमेंट थी। उन्होंने का प्लान बनाया होगा कि हमने ट्रम्प के ज़रिए क्या कुछ करना है, जो कि शुरू हो चुका। तो इस तरह का, लेकिन लोग जो है अमेरिका के, वो इस तरह का नहीं है। अभी देखें अमेरिका में हर 2 साल बाद कुछ सीटों के इलेक्शन होते हैं, 1/3 और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सिर्फ 4 सीटों का, 3 या 4 सीटों का फ़र्क है। और इसमें काफ़ी ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि अभी जो इलेक्शन होगा 2026 में बाकी सीटों का, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की उससे अक्सरियत हो जाएगी। इस वक्त रिपब्लिकन की सीट बाई जस्ट बाई 4 सीट्स, तो वो हो जाना।
तो सेनेट उनकी जो है उसमें शायद रिपब्लिकन कंटिन्यू कर सके कोई एक आध सीट के साथ। अच्छा, ये डेनमार्क के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के साथ क्या अपनी बिगाड़ेंगे? आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं, बिगाड़ लेंगे या नहीं? इसको तो बिगाड़ ही रहे हैं। क्योंकि उन्होंने धमकी भी दी है फ्रांस को धमकी दी है कि अगर फ्रांस हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं करता तो फिर हम उन पर भी टैरिफ्स लगाएंगे, टैरिफ्स आयद करेंगे 200% तक टैरिफ्स। यूरोप के साथ इतना बड़ा पंगा नहीं ले सकता, ये तो बड़ी बड़ी तय बात है। और बचा क्या है इस तड़िया तुड़िया लगाएगा बस ऐसी किस्म का। ऐसे तो अमेरिका की अपनी इकानमी का तो मसला है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं से लूटमार करनी उनको एंडेज करने के लिए। लेकिन यह है कि डेमोक्रेसी का क्या करा जाए, जिसका सारा दौर बजाते हैं सारी दुनिया में कि हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेसी के हक में हैं। और दूसरा यह है कि अमेरिका के जो लोग हैं विद इन अमेरिका जो है सिस्टम, वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें आप देखें कि वहाँ उनका जो इलेक्शन का सिस्टम है, बाकी जो चीज़ें हैं, अमेरिका इज़ परहैप्स द ओनली कंट्री यहाँ पे लोगों को आर्म्स खरीदने की, रखने की खुली इजाज़त है, लीगली दे कैन डू। वो तोप भी खरीद सकते हैं, हर घर में वेपन्स होते हैं। हर घर में वेपन होते हैं। आप जो देखें कि आप जहाँ से पहाड़ी इलाके से तलक रखते हैं, पहाड़ों में 2-4 घर होते हैं और उनके पास बंदूक होती है। वहाँ पे कभी चोरियाँ नहीं होती, क्योंकि चोर को पता है कि अगले पास भी बंदूक है, वो भी हमें मारेगा। और यहाँ पंजाब में क्या है, एक पुलिस का सिपाही सारे गाँव को आगे लगाया होता है। तो जो एक है ना लोगों का मसल्ला होना, आर्म्ड होना, वो बड़ी ताकत होती है। तो अमेरिका ने वो इजाज़त दी हुई है, बहुत सारी चीज़ें पायलटन हैं। फिर अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पिछले कुछ 100 साल से ज़्यादा से चला आ रहा है। उसमें कोई तब्दीली की ज़रूरत पेश नहीं आई। जो इब्राहिम लिंकन के ज़माने में जो बना था, जो वो चल रहा है अभी तक। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में तरामीम हो रही होते हैं। यहाँ पे तो जो है ना जो पावरफुल हल्के हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चलने नहीं देती। तो इसलिए तरमीमें करनी पड़ती हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ता है, कभी वो टूट जाता है, कभी फिर उसको बहाल करते हैं, कभी कोई तरमीम लाते हैं, फिर कोई जर्नैल आता है उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन वो भी तो बेहतरी के लिए होती हैं, क्या तरामीम। वो जर्नैलों की तरमीम तो होती नहीं है, तरमीम तो दूसरी तमली करती है। वो जो करते हैं उसको तो कोई भी उसका दफा नहीं करता। कोई एक बंदा नहीं इस वक्त कह रहा होगा कि जनरल दयाल जो तोड़ा मोड़ा था इनको, जम शर्फ ने तोड़ा था, कोई उसके हाथ के हाथ में कोई आवाज़ नहीं उठती। अपने ज़माने में ठीक है, जो मर्जी कह ले। यूरोप अगर रेजिस्ट करता है, यूरोप अगर ट्रंप को आंखें दिखाता है, तो व्हाट डू यू थिंक कि यूरोप क्या एक्शंस ले सकता है, क्या स्टेप्स ले सकता है यूएस के खिलाफ? मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े कोई एक्शन की ज़रूरत तो नहीं है। वैसे ऑप्शंस उनके पास क्या-क्या मौजूद हैं? क्या कर सकता है यूरोप अगर ट्रंप उनके उन कुछ पर दबाव कुछ डालते हैं? बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिसमें यूरोप और अमेरिका का कॉमन इंटरेस्ट है। ये जो हमने पहले शुरू किया था, जहाँ से हमने ट्रेड रूट के हवाले से यूरोप और अमेरिका के कॉमन इंटरेस्ट हैं। उन्होंने मिल के इसराइल बनाया, उन्होंने मिल के ये सी ट्रेड रूट क्लियर किया, उन्होंने मिल के सोमालीलैंड बनाया, उन्होंने मिल के पहले ये सारा इरिट्रिया और जिबूती बनाए सारे का रास्ता क्लियर करने के लिए। तो वो उनके कॉमन है चीज़ें, ये हो रही हैं। बाकी जो है कि उसको मुस्तहकम करने के लिए भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, शुरू की गई हों और इसमें कोई मिली भगत भी हो, आई डोंट नो। लेकिन उसमें इस तरह की लड़ाई जो है ना यूरोप की अमेरिका की को पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ जो ना एक लफ्ज़ी जंग होगी, या अगर हुई भी जो है तो इस किस्म का है। तो जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड ऐसी जगह पे वाक़या है कि डेनमार्क उधर यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होना, वो यकीनन उसका दफ़ा भी करेंगे। दूसरा ये है कि एक और ट्रंप ने धमकी लगाई है कि हम ग्रीनलैंड को ख़रीद लेंगे। यानी 57,000 लोग ही है ना, उनको ख़रीदना ही है। तो इससे पहले भी उन्होंने अलास्का को ख़रीदा। अलास्का भी कोई सिमिलर किस्म का एक छोटा-सा जज़ीरा ही है, तो उसको उन्होंने ख़रीदा। इसको भी ख़रीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पीछे ग्रीनलैंड के पीछे इस वक़्त यूरोप खड़ा है। इस पे जो रशिया, चाइना तो खामोशी के साथ ही अभी तो सामने खोल के नहीं आए, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा होगा। रशिया और चाइना भी हमें वो इन दिखाई दे रहे हैं और ट्रंप ही कह रहे हैं कि अगर हमने ग्रीनलैंड को न बचाया, ना खरीदा तो रशिया और चाइना इन पर आकर कब्जा कर लेंगे। तो रशिया और वो चाइना का ज़िक्र क्यों किया जा रहा है? वो तो उनको डरा रहे हैं ना। अब रशिया, चाइना तो सामने नहीं आ रहे, उन्होंने तो ऐसा स्टेट कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। पहले उन्होंने जो था वेनेज़ुएला का, उसका भी उन्होंने कहा कि हम ना आते तो रशिया, चाइना आ जाता। तो इस तरह की बातें वो करते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं है। दूसरा ये है कि अमेरिकन जो सिस्टम है, ट्रंप की जो ताकत है, पावर है उसकी,
वो इस इलेक्शन 2026 का इलेक्शन जो है ना बाकी 15 सीटों का, उसके बाद बहुत कमज़ोर हो जाए। उसकी ये मौजूदा हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि आप देखें वहाँ पे कोई कानून बनाने के लिए 3 वोट शुमार होते हैं अमेरिका में। एक प्रेसिडेंट का है, एक उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का है, एक उनका नेशनल सेनेट का है। ये 3 वोट होते हैं। नेशनल सेनेट से एक बिल पास हो गया तो 1 वोट उसके हक में हो गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बिल पास हो गया तो दूसरा वोट भी उसके हक में हो गया। इन दैट केस ट्रंप के पास, प्रेसिडेंट के पास जो कास्टिंग वोट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो भी जिस नीचे दोनों हाउसेज जो हैं उन्होंने इसका कानून एक उसने बना दिया। ट्रंप का उस वक्त तो इस वक्त उसको ताकत उसकी इसमें है, इस वक्त वो रिपब्लिकन का प्रेसिडेंट है और सेनेट में भी रिपब्लिकन की अक्सरियत है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन की अक्सरियत है। पिछले दिनों इसके मौजूदा जो है सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ट्रंप की, उसके खिलाफ सेनेट में इलेक्शन हुआ और उसमें से ट्रंप की पार्टी हार गई। ट्रंप की मतलब रिपब्लिकन की मेजॉरिटी है वैसे, लेकिन रिपब्लिकन ने ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू को जो बिल था उसके हक में वोट नहीं दिए, ट्रंप के खिलाफ वोट दिए। उसमें जो है ना वो उसमें भी उसकी काफ़ी सुबकी हुई है। तो अंदर मुल्क जो लोग जो है ना अमेरिका के अंदर, वो भी वहाँ डेमोक्रेसी अपना सिस्टम जो है ना मजबूत रखना चाहते हैं। तो इसमें हमारे मुहसर में ये है कि हमारे यहाँ अमेरिका का जो इंटरनल सिस्टम है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। जो हम तो जनरली है ना कि उसका साम्राज्य किरदार जो है दूसरे मुल्कों में जाके क्या कुछ करता है, अपने अंदर उसका बहुत मुख्तलिफ किरदार है। तो उसमें आप देखें कि उन्होंने हर रियासत को जमहूरी हकूक दिए हुए हैं। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है या नेशनल गवर्नमेंट है उसके पास इख्तियारात तो होते हैं, बस बाकी जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं, लेकिन लोगों के जो इमीडिएट कंसर्न होते हैं वो उनकी स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो उनके लिए काफ़ी होती है। मतलब कैलिफोर्निया है, वहाँ साल है साल से डेमोक्रेट्स की पार्टी की वो उनकी हुकूमत होती है स्टेट में। जैसे हम सूबाई हुकूमत कहते हैं वो स्टेट कहते हैं। तो उसमें उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास इतने इख्तियारात हैं। उन्होंने तनख्वाहें उन्होंने मुकर्रर करनी है, महंगाई के उन्होंने फैसले करने हैं, टैक्सेस उन्होंने लगाने हैं, हर किस्म की चीज़ें, एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीज़ उसमें वो इंडिपेंडेंट होते हैं काफ़ी हद तक। ऐसा अब मैं एक और सिचुएशन समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस अगर ट्रंप अपनी फौजें उतार देते हैं ग्रीनलैंड में, तो आप समझते हैं कि चाइना या फिर रशिया की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आएगी? क्योंकि कहीं न कहीं पर रशिया को भी खतरा होगा, क्योंकि अगर उनकी लोकेशन देखी जाए ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिकली, तो वो रशिया के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से नज़र रखी जा सकती है रशिया पर। लेकिन जो उसमें ये है कि रशिया जो है ना उसका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रशिया इतना बड़ा मुल्क है और बेशुमार जो उसके बाद बर्फ़ से ढका हुआ है, क्या कुछ है उसका। तो इतने साल हाँ साल से रशिया को सेकंड वर्ल्ड वार में कोई कोई पता नहीं कर सका था। उसमें भी सारी मसले मसाइल इस किस्म के होते हैं, पीछे हटना पड़ता है लोगों को। इसमें यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई होगा, लेकिन बातों की जंग होगी, वर्ड्स की जंग, वार ऑफ वर्ड्स। उधर से आ गया बयान, उधर से बयान आ गया। अभी तो रशिया के आने की तरफ तो कोई बयान ही नहीं आ रहा। वो आएगा तो फिर है ना, अभी तो सिर्फ ट्रंप की तरफ से बयान सारे आ रहे हैं। ये चीज़ें सारी ज़रूरी ना हो जाएं। मैं फिर ये जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि सोमालीलैंड हो चुका है, उस पे आप लोग प्रोग्राम नहीं करते। हाँ जी। तो ये जो अभी हो रहे हैं, होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, हाँ जी, होगा भी कि नहीं होगा, सारा वक्त उस पे। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि उससे तवज्जो हटाने के लिए मीडिया को इस काम पे लगाया हुआ है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं ये जो अभी सिचुएशन ग्रीनलैंड की जारी है, ये सिर्फ़ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है और अमेरिका का जो ईरान पर हमला करने का इरादा था उसको जो फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया। इधर से उन्होंने कहा कि नहीं हम हमला नहीं कर रहे। तो ये उधर कोई मिसएडवेंचर कर सकते हैं ईरान वाली साइड पे? मेरा नहीं ख्याल, मैं पिछले भी 1-2 पॉडकास्ट में मैंने यही कहा था कि ईरान पे कोई हमला नहीं होगा। ईरान जो है ना इस तरह की जिस तरफ तवज्जो हटाओ सारी चीज़ें हैं और इस किस्म की कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं होगी। ईरान को अगर ख़तरा है तो अपने अंदर से है, अपने अवाम को मुतमिन करे। हाँ जी, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक़्त उलमा जो हैं ईरान की यूथ पर पॉपुलर नहीं है। तो उनको उनके हकूक़ देने पड़ेंगे, तभी वो मजबूत होगा, वरना कोई ना कोई और एहतजाज आज शुरू हो जाएगा। ये ख़त्म होगा तो कोई और एहतजाज शुरू हो जाएगा, पहले भी ऐसा ही है। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। तो इस वक़्त एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तज्जिया था दानश्वरों का कि इस वक़्त जो है ना 3 बड़ी सुपर पावर इमर्ज करेंगी, उभरेंगी और अमेरिका, बरतानिया उनके कब्ज़ों में होंगे।
वो 3 बड़ी क्या थी, कार्टून बने, क्या कुछ हुआ, आपको मिल जाएगा सर्च करने से कि एक बड़ी ताकतें, 3 बड़ी ताकतें कौन हैं? वो चाइना, रशिया। अफ्रीका, नहीं, चाइना, अफ्रीका और इंडिया। चूँकि उस वक़्त पावर उनके हाथ में थी, उन्होंने कहा जी अच्छा ये बनने जा रही है इनका, अभी तो हम ही है ना। उन्होंने इंडिया के टुकड़े-टुकड़े किए और अफ्रीका के टुकड़े कर दिए छोटे-छोटे मुल्कों में, ताकि ये इस काबिल ही ना हो, उनकी यूनिटी रहे तो ना ये अमेरिका को चैलेंज कर लें। लेकिन ये चीज़ें होनी है, कुछ सालों बाद हो जाएँगी, इस किस्म की चीज़ें हैं। फिर दूसरा ये है कि ये सारा कुछ जो भी है, इसमें जो हमारे जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट होना पड़ेगा, नहीं तो वरना ऐसे ही रहेगा सारा कुछ। अच्छा सर, बस आखिर में एक और जाते-जाते ये भी बता दीजिए, अगर इस सब से फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ़ बातों की जंग है, तो अवाम का एतमाद भी टूट रहा है, अवाम भी आपसे मुतनफ़िर हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, अंदरूनी सतह पर हो या फिर दीगर ममालिक हो। फिर फ़ायदा क्यों हो रहा है? फ़ायदा किसको हो रहा है? क्यों कर रहे हैं? ट्रंप की क्या मेंटालिटी है? वो क्या सोच कर फिर ये कर रहे हैं? देखिए जी 2 चीज़ें हैं, एक तो ट्रेड रूट है, ट्रेड रूट कोई छोटी बात नहीं है। ये पिछले 2 250 साल से उसको क्लियर करने पे लगे हुए हैं। उन्होंने ट्रेड रूट को जो न उसकी हिफाजत करने के लिए उन्होंने इसराइल बनाया। कहाँ-कहाँ से जूस को लाके आबाद किया, क्या-क्या तरीके किए, सारा कुछ को स्ट्रेंथन किया, सपोर्ट किया, सारा कुछ। फिर दूसरा ये है कि अब तक वो जो उन्होंने जहाँ तक गुज़रते हुए जहाँ पे उनकी एक रुकावट होती थी सोमालिया के साथ, जो सोमाली पायलट जहाँ जहाज़ अगवा कर लेते थे, वहाँ उन्होंने सोमालीलैंड बना दिया। कोई एक दिन में तो नहीं बना, सारे मुसलमान हैं, एक दिन में तो नहीं बना। उसमें उन्होंने सोमालीलैंड जो है उसमें उन्होंने काम किया होगा। अब उन्होंने बना तो दिया है, अब उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको दुनिया से तस्लीम करवाना है, तो इसलिए दूसरे इशू छेड़े हैं उसमें। अब ये है कि दूसरी जो चीज़ें हैं ना कि ये होगा तो वो होगा, वो जब होगा तो तब तक कर लेंगे, क्या होता है तो कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये चीज़ें। इस वक़्त 2 किस्म की चीज़ें हैं, एक तो ये उन्होंने जो भी हैं इनके सी ट्रेड रूट्स हैं, उनको इन्होंने जो है ना वो अपना सिक्योर करना है। नहीं, उनको उन्होंने सिक्योर करना है। दूसरा ये है जहाँ-जहाँ पे मिनरल्स हैं, जहाँ-जहाँ पे ऑयल है, वहाँ-वहाँ पे उनकी नज़र है, कमज़ोर मुल्कों को के ऊपर हमले करने की, कब्ज़ा करने की, रेयर कड़ियाँ लगाई जा। वहाँ से निकालने हाँ हैं। जी, फिर आप देखिए और भी गुज़र गए हैं, सिर्फ़ यही ट्रेड रूट नहीं है। आप देखिए पनामा कैनाल, ये बहुत अहम है, उसको भी ट्रंप तड़ियाँ लगा चुके हैं। हम पनामा कैनाल को कब्ज़ा कर लेंगे, हम ये चीज़ें पनामा कैनाल जो है ना, सुएज़ कैनाल से भी ज़्यादा अहम है। उस वो किसी दिन बात करेंगे। सर नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह तो उस पर बात। उसमें पनामा कैनाल जो है ना, वो समझे कि यूँ मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि आपने वंडर द वर्ल्ड सुने हुए हैं। तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा वंडर ऑफ वर्ल्ड पनामा कैनाल है। इतना बड़ा वंडर है कि अब 2 समुंदर है दोनों तरफ पे। एक तरफ उनका पैसिफिक ओशियन है, एक तरफ अटलांटिक ओशियन है। दोनों का सी लेवल का फ़र्क है। तो उन्होंने कैनाल बनाई, इधर जो सुएज़ कैनाल है उसमें तो मसला नहीं था। उसमें तो 2 समुद्रों को जोड़ दिया, दैट्स इट। तो वहाँ पे उन्हें गेट लगाने पड़े। जो ही जहाज़ जो है ना एक समुद्र के से दूसरे में दाखिल होते हैं, पानी का लेवल रेज़ हो जाता है, लो हो जाता है, ताकि उसके मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग का फ़ॉर्मूला था। ये तो इतना ज़बरदस्त है, इतना वंडर है कि हैरान हो जाता है बंदा कैसे उन्होंने बना लिया ये सारा कुछ। इसमें एक शेर है, ऋषि के फाकों से न टूटा ब्राह्मण का तिलस्म, ऐसा ना हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। वाह! आप जितने मर्ज़ी वज़ीफ़े करते रहें, चिल्ले काटते रहें, जब तक आप मुसल्लह होके इल्म की ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी इस दुनिया में कोई मुकाम नहीं है। तो इसलिए फ़ोकस ऑन नॉलेज एंड हैव सुपीरियर वेपन्स, क्रिएट करें, इनोवेट करें, इन्वेंट करें, तो वही आपकी बका है। बिल्कुल ऐसे नॉलेज इज़ पावर हमारी Knowledge is एपिसोड एग्ज़ैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन करके और ग्रीनलैंड के इश्यू पर हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी क्या राय है इस हवाले से कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये जंग सिर्फ़ बातों की हद तक है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रंप कुछ करने वाले हैं। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।